हाय, नीट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अब 5 या 4 मई को एग्जाम है, तो मुश्किल से 5-7 दिन बचे। एक बार रिवीजन के नजरिए से इसको देख ले। 10-15 मिनट का वीडियो काफी फायदेमंद होगा। हम लोग इनऑर्गेनिक के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे H3PO2 और H3PO3। H3PO2 को कहा जाता है फॉस्फेनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फेनिक एसिड। और जब H3PO3 की बात करें तो इसको कहा जाता है फॉस्फोनिक एसिड। क्या कहा जाता है? फॉस्फोनिक एसिड। अब यहां से सवाल क्या बनता है, तो पहले स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। P के साथ डबल बॉन्ड हो, 3 H में से एक H OH बना देगा और 2 H यहां हो गया। ये आपका H3PO2 हो गया। H3PO3 की बात करते हैं। P के साथ डबल बॉन्ड हो, अब यहां से 2 OH और यहां से 1 H। अब यहां से सवाल क्या क्या बनता है ये समझिएगा। जितना OH है उतना इसको प्रोटिक एसिड कहा जाता है। तो OH 1 है तो इसलिए इसको कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। अब यहाँ OH 2 है तो इसलिए इसको कहेंगे डाइप्रोटिक एसिड। क्या कहेंगे? डाइप्रोटिक एसिड। इतना तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां से आप इस सब चीज को याद रखिएगा। स्ट्रक्चर इसलिए हमने बना दिया कि चूंकि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में या वन लाइनर क्वेश्चन में यहां से काफी सवाल आता है आपको, कि जैसे यहाँ पूछ देगा कि P और H के बीच इसमें कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो P और H के बीच कितने बॉन्ड है? यहाँ 2 बॉन्ड है। इसमें आपको कह देगा कि P और H के बीच कितने बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड है। ठीक है, OH कितना है, तो 1 है। इसमें OH कितना है, तो 2। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी जरूरी चीज है। एक को मोनोप्रोटिक कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है? डाइप्रोटिक कहा जाता है। ठीक है, डाइप्रोटिक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की पड़ाव पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और आप लोग देखते चलिए। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इसको एग्जाम से पहले देखते जाना है निश्चित से, हर हाल में। ठीक है, ये निश्चित रूप से आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। अगला टॉपिक पर आते हैं। आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है। हायर बॉइलिंग पॉइंट BP। अब BP के ऑर्डर को याद रखिएगा, काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इस चीज को याद अच्छे से रख लेना। ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रख लेना कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? H बॉन्ड के कारण। किसके कारण? H बॉन्ड के कारण। तो ये सब टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा एक बार बस रिपीट कर जाना है और आपको याद रख लेना है, क्योंकि वहां से पूछ देगा क्वेश्चन कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। तो आप यहां से देख लीजिएगा। फिर डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात कर लें, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर की बात कर लें, तो इसका सिंपल ऑर्डर है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। तो ये सब चीज आप देखते रहिएगा। ठीक है, फिर आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड, ये भी वही चीज था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहां की बात कर लेते हैं। तो यहां याद रखना Cl2, Cl2 के बाद Br2, Br2 के बाद F2, F2 के बाद I2। इस ऑर्डर को आपको देख कर जाना है। फिर एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा इसके लिए HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा। यहां से निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस बार एक बार इनऑर्गेनिक का जो है आप सारे बच्चे एक बार देख लीजिए, बहुत जरूरी है। P&DF ब्लॉक से है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को एक बार पढ़ दे। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन याद रखिएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का काहे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ H बॉन्ड प्रेजेंस होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात करें हाइड्रोजन हैलाइड के केस में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डायहाइलाइड के केस में बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज को भी याद रखिएगा, ज्यादा वो वाला याद रखिएगा ज्यादा होता है और कम वाला कम होता है। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखिए कुछ नीट का कॉन्सेप्ट जो आपके लिए काफी जरूरी चीज है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मेरा काम है एक बार बता देना, पढ़ लेना। XCl2, इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है तो रट लेना या ध्यान दे देना, लीनियर होता है। ठीक है, XCl4 की बात कर ले
तो याद रखना इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है गुड्डा गुड़िया, स्क्वायर प्लेनर होता है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछा हुआ है, क्या होता है, sp3d2 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। XCF6 की अगर बात कर लें तो ये बढ़िया से देख लेना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं XCOF4 की बात कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब टॉपिक आपको एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, और बनना तय है, बनना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और एक है XCO3, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये पिरामिडल है। क्या है ये, पिरामिडल है। ठीक है, क्या है ये, पिरामिडल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, एक डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना भाई। डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक आपको पता होना चाहिए। यदि सबका सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तब क्या आएगा, पारामैग्नेटिक। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना। ठीक है, डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या खाली हो जाए पूरा, ठीक है, और पारामैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए एक हम लोग चेक करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि Ce4+, इसके बारे में पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आएगा जेनॉन और उसके बाद आता है 4f0। तो खाली होने के कारण ये आपको क्या दिखाएगा, डायामैग्नेटिक दिखाएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा, YB2+ और एटॉमिक नंबर इसका कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70। तो चलिए हम लोग एक बार करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे खींचेंगे इसके लिए, तो जेनॉन आएगा 54, उसके बाद SFDP। जेनॉन का पोजीशन कितना हो जाता है आपका, हीलियम नियोन आर्गन ट्रिपल जेनॉन, यानी 6 4 5 6 आ जाएगा। 54 2 56 और 56 14 क्या हो जाएगा, 70। यानी ये आ गया 4f14 और आ जाएगा 6s2। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2, तो 4f14। तो सब के सब भरे हुए दिख रहे हैं, फुल फील्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग रिवीजन किए हुए होंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक। अगर मान लीजिए GD3+ की बात कर लें, ठीक है, GD3+, तो इसके बारे में बताइए, ये पारामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। तो GD3+ की अगर बात कर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका दिया हुआ है आपको 64। तो यहां से बात कर लेते हैं, जेनॉन हो जाएगा कितना, तो जेनॉन की बात कर लेते हैं 54। SF वही आएगा ना, कितना आएगा, 54 2 56 आ जाएगा, और 56 10 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सॉरी 56 8 कितना हो जाएगा, 64। ये हो गया ना, और फिर यहाँ आ जाएगा 5D, यानी आ जाएगा 4f7 और 5D 1 आ जाएगा। फिलहाल F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। तो ये सब टॉपिक्स को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के सवाल पर प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से, और याद रखिएगा ये वही GD है जो काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है, गैडोल्यूमिनियम होता है, इसके बारे में आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचर में क्या होता है, ये पारामैग्नेटिक होता है। चलिए, और ये कलरलेस होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कुछ टॉपिक को और हम लोग देख लेते हैं, जैसे KMnO4 के बारे में पूछा है कि इसमें मैग्नीज अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक दिखाता है, तो याद रखिएगा +7 से +4 तक दिखाता है, ये याद रखिएगा। अब 3D सीरीज में याद रखिएगा, आपको हम बताए हैं, स्कूटर टीवी कार में फेंको नहीं तो कुबर जान जाएगा, जिसमें मैग्नीज ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और स्कैंडियम का बस एक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दिखाता है
3, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी को कहा गया नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा गया है? नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा कंपाउंड है या आयंस है जो जिसका बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। जिंक भी आता है और स्कैंडियम भी आता है। तो आंसर आप क्या बताएंगे? अगर ऑप्शन में स्कैंडियम होगा तो आप स्कैंडियम के बारे में बताएंगे, इसका केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बट मैंगनीज का बहुत ज्यादा होता है, सबका बहुत ज्यादा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका नंबर तक जाता है? मैंगनीज का जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है, एग्जाम में आएगा। अब Cu जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो याद रखना किस सॉल्यूशन में दिखाता है? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में दिखाता है? एक्वस सॉल्यूशन में। अब लैंथेनियम की बात कर लेते हैं। ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में आया हुआ है। लैंथेनियम +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। याद अच्छे से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन और सॉलिड दोनों स्टेट में। किस स्टेट में दिखाता है? सॉल्यूशन और सॉलिड दोनों स्टेट में दिखाता है लैंथेनियम। और Cu+ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, किस फेज में दिखाता है? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में दिखाता है? एक्वस। फिर आपका आ गया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। आपका इस केस में है CrO4 क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। क्रोमियम X हो जाएगा यानी +6। क्रोमियम पर कितना आ गया? +6। ये 24 होता है, तो क्या आ जाएगा? 3d4 4s2। ये आ जाएगा ना। सबका सब इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 हो गया, यानी ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ये सब प्रॉपर्टीज को आप लोग को देख कर जाना है। फिर ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर लेते हैं। NO2+ क्या है? Sp। फिर याद रखिएगा NO3- क्या है? Sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी। और NH4+ क्या है? Sp3। यहाँ से निश्चित रूप से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख कर जाना है हर हाल में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपका PODA बोला था कुछ क्वेश्चन है, जैसे Na2O कैसा ऑक्साइड से, तो याद रखिएगा यहाँ से भी सवाल आता है, बेसिक ऑक्साइड से। फिर आपका है Al2O3 एम्फोटेरिक वाला भी देख लीजिएगा, कैसा ऑक्साइड से? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। N2O क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड से। फिर Cl2O7 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड से। तो यहाँ से आप सवाल कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आता है। और कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो आपको हम करवा देंगे, ठीक है। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, और याद रख लीजिएगा आपका Cr2O3 भी आ जाता है, याद रख लेना है, ठीक है। और भी जैसे एसिडिक ऑक्साइड की बात कर लिए तो Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड्स में है। और फिर SO3 है। फिर आपका क्या है? SeO3 है। फिर आपका TeO3 है। ये सब आपका एसिडिक ऑक्साइड्स में आता है, ठीक। तो याद रखिएगा V2O3 और V2O4 में कंपैरिजन कर दिया कि कौन किससे लेसिक है, लेस बेसिक है, तो V2O3 V2O4 से लेस बेसिक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से निश्चित 4-5 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होगा। बाय।